નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિક્ષા ભારતી ચેનલમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8માં જે કાવ્ય છે તે આપણે જોવાના છે. કયું કાવ્ય છે? 8મું કાવ્ય माँ कह एक कहानी. बहुत ही सुंदर और मुझे बहुत प्रिय यह काव्य है. क्यों? क्योंकि यह जो काव्य है उसका जो प्रसंग है वो बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है. सुनने में भी इतना अच्छा लगता है और कुछ सीखने को भी मिलता है. इसमें कुछ सार भी है मित्रों. तो हम लोग सबसे पहले जो कवि है उसका परिचय लेंगे. उसके बाद काव्य में जो कहा गया है वह सार भी हम लोग देखेंगे. और उसके बाद हर बार की तरह स्वाध्याय और अभ्यास दोनों का ही सॉल्यूशन हम लोग करेंगे. मित्रों, अभी तक आपने यह शिक्षा भारती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक करें, शेयर करें. दूसरी एक बात मित्रों, व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया गया हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए. शिक्षा भारती ही उसका नाम है. वहाँ पर आप जुड़ सकते हो और आप अपना जो कुछ भी डाउट्स है वहाँ पर पूछ सकते हो. साथ में फेसबुक में भी एक पेज बनाया गया हुआ है. वहाँ पर भी 8 to 10 फ्री एजुकेशन इस तरह से एक पेज है. वहाँ पर भी आपको यह सब वीडियो मिल जाएगा एक के बाद एक. लेकिन सबसे बड़ी बात है और ज़रूरी है कि आप जब यहाँ शिक्षा भारती चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तब आपको सब वीडियो आसानी से मिल जाएगा. चलिए मित्रों, तो अभी हम लोग देखेंगे काव्य की ओर. कहानी है. यहाँ एक कहानी दी गई हुई है और बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है. कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर. देखते हैं. माँ कहे एक कहानी. कौन है इसके रचयिता? मैथिली शरण गुप्त. क्या कहा गया है इस काव्य में, यह भी हम लोग देखना है. राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चीरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था. बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया. उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे. साकेत गुप्तजी द्वारा लिखित महाकाव्य है. इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं. इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई. मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये तो बात सच है ना. यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से. संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है. इसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी. मित्रों, इसका जो साहित्य प्रकार है वह एक प्रकार का काव्य हमें यहाँ पर कहानी के रूप में दिया गया हुआ है. कहा गया है माँ कहे एक कहानी. माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी. माँ एक मने वार्ता को, मुझे एक कहानी सुनाओ. बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी. शू ते मने तारी नानी समझी लीधी छे. कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कहमा कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी. क्या कहा गया यहाँ पर? यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो. तुम मेरी नानी भले न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसलिए माँ
कहानी सुनाओ ना, लेटे लेटे ही सही, लेकिन मुझे यह कहानी सुनाओ। कौन सी? एक राजा था, और राजा था या रानी? माँ कहे कहानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ, यही कहानी। क्या कहा है कि मेरे बेटे तू बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही हठी है। अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। क्या कहा है कि एक दिन बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिग्ध होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। आगे जो कहते हैं कि वह पक्षी बाण से बींध गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा माँ से, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। आगे कहते हैं, उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी? यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। मांग उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। क्या कहा है आगे? कैसा है आखिर तक? शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। राहुल बोला, वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। कहते हैं, इस प्रकार सदै माने दया करने बचाने वाले जो है वो, और निर्दय माने निर्दयता पूर्वक मारने वाला जो है वो, इन दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई।
वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका। सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं तो सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। कहाँ है? यशोधरा भी कहती है, हे राहुल, तो इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात तो मैं सुनूं। राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा था। कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए? न्याय तो वही है। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसके टिप्पण। कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हुए हैं, उसके बाद हम देखेंगे अभ्यास। सुरभि सुगंध, झलमल चमक, शर माने तीर, पक्ष पंख, आखेटक शिकारी, आहत माने चोट खाया हुआ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास में पहला प्रश्न है, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे और कब? उत्तर में आएगा, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। दूसरा है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? उत्तर आएगा, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। तीसरा है, उपवन की शोभा कैसी थी? उत्तर आएगा, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। चौथा प्रश्न, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? उत्तर आएगा, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसलिए रक्षक माने बचाने वाला हमेशा भक्षक माने मारने वाले से बड़ा होता है। प्रश्न 5 है, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। और साथ में देखिए पेज नंबर हमें 54 पर, माने कि स्वाध्याय में भी यही प्रश्न अंत में दिया गया हुआ है। क्या कहा है कि इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। दोनों प्रश्न एक ही है और यही लिखना है। इसका उत्तर आएगा, हमें तो कहानी लिखनी है। ठीक है, तो कहानी किस तरह से लिखी जाती है देखिए। राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा।
सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने उसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया, तुझसे ऐसी ही न्याय की अपेक्षा थी। अभी दूसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। चलिए, तो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ कहा गया हुआ है, पहला, लड़की ने नई सलवार पहनी है। हमें क्या करना है, वचन बदल करना है। एक वचन है, उसका बहुवचन करेंगे, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। दूसरा है, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। उत्तर में अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। तीसरा है, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। उत्तर आएगा, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथा है, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। उत्तर है, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। पांचवा, लू चलने के कारण लता सूख गई है। उत्तर में लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। अभी हम लोग देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। चलिए, यहाँ पर दिया गया हुआ है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ, यही कहानी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्ति को। माँ कहे कहानी कविता से लिया गया हुआ है, जिनके कवि मैथिली शरण गुप्त है। यह कविता बहुत ही मनोरंजक है। आगे लिखेंगे अब, बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। दूसरा प्रश्न, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। यह जवाब की शुरुआत होगी। मेरे बेटे, तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। मित्रों, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया हुआ है। भाई बहन एक पौधा को बो रहे हैं
अभी उसी के ऊपर हमें अपनी सोच से काव्य की रचना करनी है। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर लिखा है, आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो। चलिए। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। अभी आगे। रोज़ उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा। माँ मुझको भी पौधा दे दे। यह हुआ इस तरह से। आप आगे भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ तक लिखा है। तीसरा प्रश्न है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। चलिए, बहुत मज़ेदार यह कहानी होने वाली है। मैं यहाँ पर जिस तरह से आपको बताया है इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर आपने अकबर बीरबल की और कोई कहानी सुनी हो तो आप उस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने कहा, जहाँ पना दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे। तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। क्या है कहानी, देखिए। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ के रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। यह है आपकी कहानी। चौथा प्रश्न, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करोगे। देखिए, चलो, अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में ले जाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। अभी आपको यहाँ पर इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। वो मैंने आपको आगे अभ्यास में बता दिया है, आप वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है। चलिए, भाषा सज्जता में कुछ स्वाध्याय दिया गया हुआ है, उसे भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। पहला है यहाँ पर, रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। उत्तर में आएगा, गा रहा था, बना रहा था। हमें क्या करना है, क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखना है। ठीक है। माने क्या, माने यह कि जो सेंटेंस में अगर वर्तमान काल है तो वर्तमान काल लिखेंगे, भूतकाल है तो भूतकाल लिखेंगे, और भविष्यकाल है तो भविष्यकाल रखेंगे। ठीक है। आपको पता है ना, भविष्यकाल माने जो होना है वह, जो हो गया है वह है भूतकाल, और जो हो रहा है वह है वर्तमान काल। हाँ भैया, अब मैं तेरी बात मानूंगा भविष्यकाल। मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ वर्तमान काल।
और तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है माने वर्तमान काल। चलिए अभी हम लोग देखेंगे आगे का। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। क्या समझना है? यही कि मैंने किताब खरीदी, तो यह है भूतकाल। मैं किताब खरीदूंगा होगा इसका भविष्यकाल। मैं किताब खरीद रहा हूँ माने वर्तमान काल। ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। यहाँ पर हमें सूचना दी गई हुई है, उस हिसाब से हमें वाक्य लिखना है। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, क्या दिया गया हो यहाँ पर? भविष्यकाल बनाइए, तो क्या आएगा? मैं अहमदाबाद जाऊँगा। ठीक है। मेहुल मुंबई गया था, वर्तमान काल में बनाना है। मेहुल मुंबई जा रहा है। और गीता आइसक्रीम खाएगी, उसका भूतकाल बनाएंगे। गीता ने आइसक्रीम खाई। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो काव्य है उसकी जो समझूती है, उसका जो स्वाध्याय है और उसका जो अभ्यास है, वह सब मैंने आपको यहाँ पर समझाया है और इस तरह से आपको याद भी रखना है। ठीक है। आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।